स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से संबंधित और साथ ही पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है बरसात में पशुओं का रखरखाव, बरसात में पशुओं के रोग एवं रोकथाम, यानी आपके पशु कैसे स्वस्थ रहें, कौन कौन सी समस्याएं इस वक्त उन्हें घेर सकती हैं और ऐसे में उसकी रोकथाम किस तरह से करें, कैसे शुरुआत से ही आप जागरूक रहें। अगर कोई संकेत दिखाई देता है, सिम्टम दिखाई देता है आपके पशु में, तो उसका ताकि सही समय पर निदान हो सके। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद रहेंगे। आपकी कॉल्स के लिए आइए अब बताते हैं आपको हमारे 2 टोल फ्री नंबर जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है 1800113060, दूसरा नंबर है 1800113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आप फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और हमसे बात करें ताकि आपके प्रश्नों को हम विशेषज्ञ के सामने रख सकें और आपको अपने सवालों का समाधान मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं पशुओं के बारे में। बरसात के इस मौसम में आपके पशु कैसे स्वस्थ रहें, कैसे उनकी देखरेख करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पशु बीमार ना हो। और जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होगी, बीमार नहीं होंगे, तो उनकी उत्पादकता भी अच्छी बनी रहेगी। हमारे साथ 2 मेहमान हैं स्टूडियो में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार, आप सहायक महानिदेशक हैं पशुपालन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर KML पाठक, आप पूर्व कुलपति हैं दवासू मथुरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक साहब कार्यक्रम में। आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे पशुओं के बारे में, बरसात में किस तरीके से उनका रखरखाव उचित तरीके से हमारे किसान, हमारे पशुपालक कर सकें ताकि वो स्वस्थ बने रहें। सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम बता रहे हैं बरसात में पशुओं में रोकथाम किस तरीके से की जाए रोगों की, तो हम जानते हैं कि इस समय क्योंकि ये मानसून का सीज़न है जहाँ खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारी खरीफ की फसल के लिए, वहीं दूसरी तरफ पशुओं की जो समस्याएं हैं, पशुपालकों की समस्याएं, वो इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो कैसे ये मौसम पशुओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और हमारे किसानों को इसको लेकर किस तरह से सचेत रहना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो जो बरसात का मौसम होता है, इसमें एक तो नमी ज़्यादा हो जाती है वातावरण में, तापमान पहले से ही ज़्यादा बना होता है और नमी ज़्यादा होने की वजह से, आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से पशुओं में थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दूसरे जो पशु हैं, जो पशुओं का वातावरण है, जो उनका घर है, वो उसका गीला होने का बहुत वो रहता है। तो पशुओं के नीचे गीला नहीं होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो वहाँ से भी बीमारियाँ आ सकती हैं। और आप देखेंगे बरसात में मच्छर, मक्खियाँ, ये सब भी बढ़ जाते हैं। और कई सारे परजीवी ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में ज़्यादा पशुओं में होने के चांस रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कई तरह की परजीवी जो हैं उनका भी हमला हो सकता है। और जैसा कि अभी डॉक्टर अशोक ने बताया कि ये मौसम जहां बारिश का मौसम होता है, नमी होती है वातावरण में, वहीं दूसरी तरफ तापमान भी लगातार बना रहता है, यानी हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण माहौल रहता है और ऐसे में विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। तो इससे जुड़े अभी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि पशु का रखरखाव इस मौसम में कैसे रखें, यानी बरसात के मौसम में कौन कौन से उनके आहार और आवास से जुड़ी हुई हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही किस तरह के सिम्टम या कहें कि जो उनकी बीमारियों को लेकर जो संकेत हैं या लक्षण हैं, उन पर हमारे किसानों को, पशुपालकों को खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे तो उसी के अनुसार उसका उपचार सही समय पर करवाएं। जी हाँ, जिस तरीके से हमें अपने आप को मौसम के हिसाब से ढालना होता है, चाहे हमारा खान पान हो या फिर हमारा आवास हो या फिर हमारे इसके रहन सहन का तरीका है, मौसम के अनुसार हम बदलते हैं, ऐसा ही हमें अपने पशुओं के साथ भी करना होता है ताकि वो किसी भी तरह की विपरीत स्थिति में स्वस्थ बने रहें। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बरसात के मौसम में पशुओं को कई तरह के रोग लगने की आशंका रहती है, लेकिन पशुपालक अगर समय रहते पशुओं का इलाज करा लें तो नुकसान से बच सकते हैं। बरसात में बारिश के कारण व उच्च तापमान की वजह से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है,
जिसका असर पशुओं पर भी होता है। आर्द्रता के कारण पशु खुद में तनाव महसूस करने लगते हैं। बरसात में पशुओं में गलघोंटू और मुंहपका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है। इन रोगों के कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो सकती है। इसीलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बाड़े की सतह सूखी रखें, क्योंकि लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ब्लैक क्वार्टर भी बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाला एक तीव्र संक्रामक और घातक जीवाणु रोग है। भैंस, भेड़ और बकरी भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में पशु कमजोर हो जाते हैं, उन्हें भूख लगनी कम हो जाती है और बुखार आ जाता है। साथ ही पशुओं को सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। अगर रोग की प्रारंभिक अवस्था में इसे नियंत्रित किया जाए तो इसका उपचार प्रभावी होता है। उपचार और रोकथाम के लिए अपने पशु को समय रहते पशु चिकित्सक को दिखाएं। तो बिल्कुल, अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, बीमारियों के बारे में बताया, किस तरह के संक्रमण पशुओं में हो सकते हैं और सही समय पर। जी हाँ, आपने रिपोर्ट में भी देखा जिसमें अंत में एक लाइन थी कि सही समय पर उपचार कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देरी होने पर काफ़ी नुकसान हो जाता है और कई बार पशुओं की जान तक चली जाती है। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसीलिए हमारे पशुपालक शुरुआत से ही सचेत रहें, विशेषज्ञों के संपर्क में रहें और हमारे सभी कार्यक्रम देखते रहें। और अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो ये मंच खुला हुआ है आपके लिए हेलो किसान का। अगले 1 घंटे तक हम आपके सवाल लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ML पाठक जी भी हैं। पाठक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी तो हमने बताया कि जो हमारे पशु हैं वो स्वस्थ रहें, इसलिए बीमारी अगर कोई होती है तो उसका जैसे ही कोई सिम्टम, संकेत, लक्षण दिखाई दे उसका उपचार ज़रूर करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बीमारी जैसी स्थिति तक हमारे पशु पहुँचे ही ना, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके आहार और रख रखाव पर मौसम बदलते ही ध्यान दिया जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे डॉक्टर अशोक कुमार अभी कह रहे थे कि बरसात के मौसम में नमी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो अगर हम अपने पशुओं का बरसात में जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से, क्योंकि पशु भी हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, तो उनका ध्यान रखें। तो उसके लिए 2-3 बातें मैं पशुपालकों को यहाँ बताऊंगा। पहली बात तो है कि देखिए, बरसात हो रही है देश के कुछ हिस्सों में, तो भारी से और ज्यादा भारी बरसात हो रही है। तो आप जहां पशु का आवास है उस पर ध्यान रखें कि आवास ऐसा हो कि जहां पशु भीगे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी हो जाती है किसान भाइयों की, पशुपालकों की, कि उनको जो है बाहर पशु को घर के बाहर, बाड़े के बाहर बांधना पड़ता है। ऐसा नहीं करें। पशु अगर रात भर भीगता रहेगा बरसात में, और तेज बरसात में विशेष रूप से, तो आपका पशु बीमार हो जाएगा। और साथ ही साथ वहां पर क्योंकि पानी इकट्ठा होगा, और जहां अंदर भी जहां रखा है, खासकर छोटे जो पशु हैं या जो ग्यावन पशु हैं या जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय भैंस हैं, तो उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि वो दिन में या रात में भीगते न रहें। और उनकी व्यवस्था, आवास इस तरह का हो कि जो आवास है वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां पानी भराव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में जब पेशाब करेगा या गोबर जहां करता है वहां भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बरसात है, साथ में एक तो मौसम भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर आप गंदगी रखेंगे साथ में तो पशु आपका जल्दी बीमार हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है कि जो आवास है, नीचे जो बैठने की जगह है, जहां खासकर जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं या जो ग्यावन पशु हैं, उनका आवास इस तरह का हो कि साफ सुथरा हो और वहां पे हवा का आवागमन हो। ऐसा नहीं हो कि जो बौछार है पशु, और जो उसका दरवाजा है वो सीधे वहां से बरसात की बौछारें अंदर आ रही हो, तो एक तो आवास का आपको जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पशु हमारे परिवार का हिस्सा ही है, इसीलिए उन्हें पशुधन भी कहा जाता है। कोई भी विपरीत स्थिति जब होती है, कई बार किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उस वक्त पशु ही है जो उनके सहारे के तौर पर रहते हैं, इसीलिए उन्हें पशुधन भी कहा जाता है। इसलिए हम जिस तरीके से अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने पशुओं का भी आप उसी तरह से ध्यान रखें। अक्सर होता यह है कि पशुपालक सिर्फ उनके ज़्यादा से ज़्यादा आहार पर ध्यान देते हैं, उनके आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता और इससे कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पशुओं की सेहत बिगड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। देश में इस समय मॉनसून सक्रिय है। मॉनसून की बरसात का इंतजार हम सबको रहता है। खासकर खरीफ फसलों के लिए
मॉनसून की बारिश काफी फायदेमंद होती है, लेकिन पशुपालकों को बरसात के मौसम में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बरसात के समय पशुओं का रखरखाव काफी जरूरी हो जाता है। खासकर बरसात में पशुओं के रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। तो भी आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से हम पशुओं का रखरखाव इस मौसम में करें ताकि वो स्वस्थ रहें। और चलिए, आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर अभी तक आपने हमें फ़ोन नहीं लगाया है तो ये हमारे नंबर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन नंबर्स को आप नोट करें और इस पर कॉल करें। अपने जो भी सवाल हैं आज के विषय से जुड़े हुए, मसलन आज बरसात की हम बात कर रहे हैं, बरसात में पशु का रखरखाव किस तरीके से किया जाए, उनके आवास और आहार की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, बीमारियाँ ना हो। बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अशोक। जैसे कि हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो ये मौसम है जहां हम बता रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत है, इन्फेक्शंस होने के डर रहते हैं, तो किस किस तरह की बीमारियां हमारे पशुओं को घेर सकती हैं। शुरुआत करते हैं जो हमारे दुधारू पशु हैं, मसलन गाय भैंस, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एक तो दुधारू पशुओं में तो बस इस मौसम में थनेला होने का बहुत डर रहता है, जो मैस्टाइटिस बोलते हैं उसको, या थनेला, थन पे सूजन आ जाती है। कई बार जो है उससे रक्त भी जाने लगता है, दूध में भी आने लगता है और उससे पशु को बहुत नुकसान होता है। और क्योंकि उसमें दूध भी कम हो जाता है और कई बार वो जो थन होता है जिसमें थनेला हुआ है वो थन हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। तो उससे पशुओं को इकोनॉमिक रूप से भी पशुपालकों को उसको नुकसान होता है। तो थनेला को जरूर ध्यान रखें, पशु के नीचे सफाई रखें और जब दूध पशु जैसे ही दूध देता है उसको जो है दूध देते, क्योंकि जिस छिद्र से दूध आ रहा है वो छिद्र थोड़ा देर तक खुला रहता है, तो पशु को थोड़ी देर के लिए बैठने ना दिया जाए ताकि कोई गंदगी और वहाँ से कोई संक्रमण पशु के थनों में ना लगे। दूसरी कुछ मुख्य बीमारियां जैसे खुरपका, मुँह पका है, गलघोटू है, ब्लैक क्वार्टर है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके इस मौसम में ज़्यादा वो चांस हो जाते हैं बीमार होने के। तो इनके लिए टीका आता है, तो पशुपालकों से निवेदन है कि पहले से ही टीका लगवा लें। जैसे खुरपका, मुँह पका में तो भारत सरकार की स्कीम भी है, मुफ्त टीका है, तो जो है वर्ष में 2 बार लगवाया जाता है। तो पशुपालक अभी तक लगवा चुके होंगे, अगर नहीं लगवाया है तो उसे ज़रूर लगवा लें। और एक पशुपालक ये ध्यान रखें कि जब भी कोई टीका लगवाएं उससे पहले एक जो अंतः परजीवी होते हैं, कीड़े बोलते हैं हम आम भाषा में, कीड़ों की दवाई 2-3 दिन पहले पशुओं को जरूर दें, क्योंकि कीड़ों की वजह से भी कई बार पशुओं का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो थोड़ी कम रहती है। तो अगर पेट में कीड़े वगैरह कुछ हैं, अंतः परजीवी हैं, तो कीड़ों की दवाई देने से वो मर जाएंगे और फिर पशु टीके का अच्छा प्रभाव पड़ेगा पशु पे। जी जी बिल्कुल। तो आपने अभी सबसे पहले थनेला रोग के बारे में बताया और हमने कई बार अपने दर्शकों से बात भी की है। ये समस्या उनके साथ आती है कि थन से पूरी तरह से दूध नहीं आता है, मवाद बनने लगता है और ये लक्षण ही होते हैं थनेला रोग के। तो ऐसे में क्या सावधानी आप बरतें ताकि जो थनेला रोग है वो पशु को ना हो। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ घनश्याम सिंह है, एटा उत्तर प्रदेश से। बताइए घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? स्वागत है हेलो किसान में। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी भैंस का बीमा कराया था, तो हमने फरवरी में बीमा करवाया था। जी बीमा कराया था आपने फरवरी में, बताइए समस्या क्या आई है अभी? और हमारी 4 जुलाई को हमारी भैंस खत्म हो गई है जी। तो हमारे पास बीमा की रसीद भी रखी हुई है। घनश्याम जी तो हम हाँ बताइए, जल्द सवाल बताइए। हमारी बीमा की रसीद हमारे पास रखी हुई है, तो उस रसीद पर मैंने सर्वेसर जो नया आता है इनक्वायरी के लिए सर्वेसर,
तो उसके लिए मैंने फोन किया, तो वो ये बोला कि हमारे पास आपका डाटा उपलब्ध नहीं है। जी घनश्याम जी, हालांकि ये हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पशु बीमा संबंधी आपको समस्या आ रही है, कुछ समस्याएं देख रहे हैं, आपको भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे कोशिश करेंगे इस विषय को कार्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ शामिल करें। लेकिन तभी मैं अशोक जी ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि जो एटा के पशु चिकित्सा अधिकारी है एटा के, हाँ तो मैं घनश्याम जी आपको सलाह दूंगा कि आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस रसीद को लेके जाएं और उनको अपनी समस्या बताएं, तो निश्चित रूप से जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। घनश्याम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी, अभी हमारे एक्सपर्ट ने डॉक्टर पाठक ने हमें जानकारी दी है कि आप क्या करें। आपने समझ ली बात उनकी? आप बताइए क्या करें। एटा के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जो कलेक्ट्रेट पर बैठते हैं, आप उनके पास जाएं, इस रसीद को लेके उनको अपनी पूरी बात बताएं और वो आपकी समस्या का, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से जो है उपाय या निदान बताएंगे। बिल्कुल। तो घनश्याम जी, आप जो जानकारी दी जा रही है उसका उस रास्ते पे चलें और उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि डेटा ही नहीं है लेकिन आपके पास स्लिप है, तो आप उस पर्ची को लेकर ज़रूर जाएं और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी समस्या है उसका ज़रूर समाधान होगा। और ऐसे हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर पाठक भी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में डॉक्टर अशोक हैं जो कि बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां पशुओं में हो सकती है। डॉक्टर पाठक से हम समझ रहे हैं रख रखाव कैसे आप करें पशुओं का इस मौसम में। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक, हेलो किसान में बने रहिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और इस बीच जो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हिमाचल से दर्शक है। हेलो जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? शिवनाथ जी, सवाल बताइए। मेरा नाम शिवनाथ है जी। जी शिवनाथ जी, सवाल बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, सवाल बताएं। शिवनाथ जी, मेरा सवाल ये है जी, जो गाय के ऊपर केसीसी जो बनती है जी, गाय के ऊपर जो केसीसी बनती है जी मैडम, सवाल ये है कि मतलब वो बैंक वाले, मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केसीसी का ये रखा है, और वो मना करते हैं, बैंक वाले जो ऐसे बोलते कि ज्यादा होगी, मतलब नहीं बना पा रहे। अच्छा ठीक है पाठक साहब, ये मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से शायद ये पशु खरीदना चाहते हैं। यही सवाल है आपका शिवनाथ जी, या केसीसी बनवाना चाहते हैं आप? मैं केसीसी जैसे और लोगों ने भी बनाई है और किसानों ने भी बनाई है। हाँ। यहाँ पर ना जी नहीं तो समस्या तो मैं चाहता हूँ कि हमारी भी केसीसी बने इस पर। जी पाठक साहब कुछ बता पाएंगे? मैं नहीं, एक बार सवाल दोहरा दें, मैं सवाल नहीं सुन पाया इनका, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर, जो मुझे लगता है इनका सवाल ये है कि शायद ये किसान क्रेडिट कार्ड से पशु खरीदना चाहते हैं या पशुपालन में किसी तरह की जो मदद है उससे वित्तीय मदद लेना चाहते हैं। इनका केसीसी नहीं बना हुआ है, तो क्या ये पशुओं के लिए विशेष तौर पर केसीसी ले सकते हैं? कैसे बन सकता है? मैं इनके लिए भी वही कहूंगा कि देखिए, जितनी भी पशुपालकों और किसानों के लिए जितनी भी परियोजनाएं हैं, पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा
या ये हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इन सबका क्रियान्वयन पशुपालन विभाग करता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि आप जहां जिस क्षेत्र से हैं, जिस गांव, जिस जिले से हैं, उस जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी, जो जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। भारत सरकार ने अभी फिलहाल में ये भी बताना चाहता हूं इनके माध्यम से अन्य पशुपालकों को कि भारत सरकार ने पहली दफे इतिहास में पशुपालकों के लिए बहुत सारे लाभ की परियोजनाएं प्रारंभ करी हैं। पशुपालकों को चाहिए कि उन परियोजनाओं का फायदा उठाने के लिए वो अपने जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर या वहां के जो विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर इन अपनी जो आपकी अगर कोई समस्या है, यानी आप पशु खरीदना चाहते हैं तो पशु आहाट एक बाहर बना रखा है, एक वेबसाइट है इसकी, उस पर जा सकते हैं, पशु आहाट करके है। तो बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी जानकारी आप अपने जिले के जो अधिकारी हैं, खासकर अगर पशुपालन से संबंधित है तो आप वहां से ले लीजिए। इसके अलावा और भी अगर कुछ समस्याएं हैं तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालयों के, भारतीय अनुसंधान परिषद के, उन कृषि विज्ञान केंद्रों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बहुत सारी, जैसे आपने किसान क्रेडिट की बात करी, तो वो जानकारी आपको वहां भी मिल सकती है जी, लेकिन आप अपने अधिकारियों से संपर्क जरूर करें। जी बिल्कुल सही जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है और अच्छा किया कि आपने हमें कॉल कर लिया ताकि हम आपको जानकारी दे सकें कि अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो कहाँ आपको संपर्क करना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी हमारे किसान, हमारे पशुपालक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। डॉक्टर पाठक, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हम रखरखाव की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं उनके रहने की जगह के बारे में। आपने बताया कि पशु को बाहर ऐसे बारिश में ना बांध दे क्योंकि गर्मी बहुत है और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में बीमारी होने की आशंका रहती है। तो किस तरह के आवास होने चाहिए और इस मौसम को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए आवास को लेकर? देखो, एक तो मैंने जैसे अंजू जी अभी बताया कि आवास ऐसा हो कि रात में अगर पशु वहां हमने रखा है, निश्चित रूप से पशु को अंदर ही रखा जाएगा जी। तो उसका आवास ऐसा हो कि उसमें रात में पानी जो है बरसात का नहीं आए, यानी हाँ, बरसात का पानी नहीं आए। कभी कभी क्या होता है कि उसके दरवाजे या जो खिड़कियां ऐसी होती हैं, इस डायरेक्शन में होती हैं कि उनसे भी बौछारें आती रहती हैं। तो आपको एक तो व्यवस्था ये करनी है। एक आवास के साथ व्यवस्था ये करनी है कि जैसे अगर आपके पास 51 गाय या 51 भैंस है, यानी 51 पशु को अन्य पशुओं से थोड़ा दूर रखिए। आवास में सफाई रहनी चाहिए, नीचे रपटन नहीं रहनी चाहिए। उसका जो फर्श है वो ऐसा ना हो कि वहां पर जो है गोबर और मूत्र उसका इकट्ठा होता रहे और पशु वहां पे रपट के या गिर जाए या किसी तरह से। तो एक ध्यान ये रखना है कि जो आवास है, आवास में ज्यादा पशु न रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग रखें, 51 पशु को व्यवस्था अलग करें, और जो बड़े हैं जैसे नर पशु हैं तो उनको अलग रखें। साथ ही साथ एक चीज यहाँ और बता दूं, बरसात में हमें आहार का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि आहार जो है, इस समय क्या होता है कि इस समय हरी घास चारों तरफ मिलेगी आपको, यानी रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां भी बरसात के बाद हरी घास आ जाती है। तो पशुपालक भाई हमारे जो है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र के पशुपालक, ये सोचते हैं कि पशु को सुबह छोड़ दिया शाम तक वो हरी घास खा लेगा जी। तो ऐसा नहीं करें, ज्यादा हरी घास भी नहीं देनी है बरसात के दिनों में, क्योंकि नहीं तो उनको अफारा हो जाएगा जी। अफारे से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो अच्छी घास होती है, कोमल घास होती है, पशु लालायित होता है ऐसी घास ज्यादा खाने के लिए। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, और साथ में उसके जो ड्राई मैटर है, जो जैसे भूसा है, वो मिला के रखना है। यानी बरसात में दो चीजें अंजू जी, एक तो आवास और साथ में आहार अगर हम अच्छा रखेंगे तो पशुपालक निश्चित रूप से, अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, बहुत सारे क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। और एक और बात आपके साथ यहाँ और साझा करूंगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बरसात ज्यादा हो रही है, अगर हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो जो पशु बाड़े हैं वो ऐसी जगह नहीं हो जहां नाले का पानी आता हो। यानी ऐसा ना हो कि रात में पशुपालक सो गया और पानी आया, बह के आया किसी नाले से, और वहां जानवर आपके बंधे हुए थे, तो उसके साथ ना बह जाएं। जी तो उसका बिल्कुल बिल्कुल, ये जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि पशु का आवास ऐसी जगह पर ना हो जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो, या फिर कोई नाले से या फिर किसी ऐसे पैसेज से वहां पर पानी पहुंचे। और दूसरी बात यह कि अगर ऐसी कोई ढलान वाली जगह पर आवास है भी तो वहां पर जल निकासी की भी व्यवस्था हो कि पानी रुके ना वहां पर, क्योंकि पानी रुकेगा तो कीचड़ होगा और तरह की समस्याएं वहां पर पैदा हो सकती हैं। एक कॉलर है मध्य प्रदेश से, उन्होंने में कॉल किया है, रामेश्वर जी हैं फोन लाइन पर। जी रामेश्वर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है? हमारा सवाल है
जी बताएं। रामेश्वर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, वो सर मेरा सवाल है कि जब छोटा बच्चे जाती है जैसे पशु है तो उसके पाड़े कितने दिन में गिंडोला की दवा खिलाना चाहिए? एक बार फिर से सवाल बताइए रामेश्वर जी, सवाल एक बार फिर से बताएं। सर बताओ वो कितने दिन में गिंडोला की दवा पिलाना चाहिए? किस चीज की दवा? सर ये जैसे कि पशु छोटा बच्चा रहता है तो उसको गिंडोला की दवा पाड़ा पर कितने दिन में पिलाना चाहिए? कीड़ों वगैरह की दवाई? देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ रामेश्वर जी। एक तो जो छोटा बच्चा होता है, एक तो ये ध्यान रखें कि जैसे बच्चा होता है तो उसका वो श्लेष्मा वगैरह जो उसको लगा रहता है वो सब हटा देना चाहिए। और उसको जो है जो पहला दूध होता है गाय का, उसको खीस बोलते हैं, कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, वो जरूर देना चाहिए। और छोटे बच्चों में मुझे ये तो शब्द आपका समझ नहीं आया, बट जो कीड़े रहते हैं उनकी दवाई जो है छोटे बच्चों में जरूर देना चाहिए। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, एस्केरिस वगैरह होते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप जो है वो ज़रूर दें। उसमें जो है जो उनकी कई सारी दवाइयाँ आती हैं, जो भी आपके नज़दीक आप पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसकी दवाई छोटे बच्चों को जरूर पिलाएं। वैसे तो बड़े पशु जो होते हैं उनको भी वर्ष में 2 बार कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, मगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अवश्य पिलाएं। जी यही जानना चाहते थे रामेश्वर जी? यही जानना चाहते हैं किस तरीके से दें और क्या कोई विशेष दवाएं भी वो हाँ, दवाई तो कई सारी आती हैं, वो पिपराजिन वगैरह आती हैं, और वो जो है नाल से जो है उससे जो उसको पिलाने की होती है उससे, या किसी भी कोई कांच वाँच की चीज़ से ना दें, उससे मुंह में डाल दें उसको दवाई को। जी अशोक जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बीमारी आप जैसे अपने थनैला रोग के बारे में बताया कि किस तरीके से थनैला रोग हो सकता है, ख़ास तौर पर दुधारू जो पशु हैं और थन भी बर्बाद हो जाता है। इसके बाद और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस समय संक्रमण काफ़ी चरम पर रहता है। हमने देखा खुरपका, मुंहपका जैसी समस्या भी हमारे पशुओं को हो जाती हैं, तो इसके बारे में बताएं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे हमारे पशुपालक इसको पहचान सकते हैं और सही समय पर इसका उपचार कर सकते हैं? जी देखिए, 2 तरीके के रोग जो हैं, अधिकतर एक तो संक्रमण वाले रोग होते हैं, जैसे ये थनैला है या खुरपका मुंहपका मैंने बताया था, या ब्लैक क्वार्टर बताया था, या गलघोटू जो है, इस तरीके की बीमारियां बताई थी। और एक जो है जो संक्रमण नहीं होते हैं, मतलब जैसे पाठक सर बता रहे थे कि जो है जैसे चारा अगर अचानक से हरा चारा ज़्यादा खिला दिया, उससे कई बार जो है मतलब अफारा आ जाता है, तो सूखा उसमें ज़रूर मिलाना चाहिए और एकदम हरा चारा ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। और एक पानी से भी जो है काफ़ी सारी वो बीमारियाँ, और बरसात में क्या होता है ना, कई बार हमारे कृषक वगैरह क्या होता है ना, जैसे तालाब है, पौंड झोड़ बोलते हैं, वो वहाँ से पानी पिला देते हैं, और बरसात में क्या होता है कि इधर उधर का पानी बह के उसमें आता है, और उससे बहुत सारे जो हैं वो रोग कारक जीवाणु भी उसमें आ सकते हैं। और अगर फसल में कहीं पे कीटनाशक या इस तरीके की कोई चीज़ ऐसा है तो वो भी वहाँ से बह के उसमें आ सकता है। जी। तो साफ पानी पिलाएं। जहाँ तक लक्षणों वाली बात है, एक उसको अगर हम लेके चलें, खुरपका मुंहपका में क्या होता है, जो जीभ होती है उसमें छाले, पशु के उसमें छाले पड़ जाते हैं उसमें, और मुंह पे जो है बाहर तक आ जाते हैं वो। और खुरों में जो है, खुर पका मुंह पका उसे इसलिए बोलते हैं कि खुर पक जाते हैं और मुंह पक जाता है, और उसमें पहले छाले होते हैं, फिर वो ज़्यादा उसमें वो फूटने लगते हैं, और अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो दूसरा इन्फेक्शन, कुछ और भी संक्रमण उसमें हो सकता है। जी, एक कॉलर है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। शिवेंद्र हैं जिन्होंने रायबरेली उत्तर प्रदेश से में कॉल किया है। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में टीकाकरण करने के लिए कोई नहीं आता, तो हम टीकाकरण कैसे करवाएं अपने पशुओं का? जी, डॉक्टर पाठक, शिवेंद्र हैं हमारे ये दर्शक रायबरेली से। इनका कहना है कि टीकाकरण जो पशुओं में, जो कहते कई बार हम बताते भी कि डोर स्टेप पहुंच करके भी पशुओं को खुरपका मुंहपका के टीके दिए जाते हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये किसके, कहाँ जाएं, कहाँ संपर्क करें, और कौन सी स्थिति है जिसके चलते हो सकता है कि वहाँ पर ना हो रहा हो? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर अशोक कुमार जी ने बताया कि ये 3 बीमारियों के टीके बरसात से पहले लगाए जाते हैं,
खुरपका है, मुंहपका, विशेष रूप से HS, गला घोंटू और ब्लैक क्वार्टर, इन तीनों के टीके जो है, जो आपका नजदीक में आप जहां हैं, या तो गांव से होंगे या ब्लॉक से होंगे, तहसील से हैं अगर हैं, तो आपके अगर डोर स्टेप पे नहीं आया है, हो सकता है आए हो, नहीं आया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नजदीक का जो भी आपके सबसे नियरेस्ट पशु चिकित्सालय है, जहां वेटनरी हॉस्पिटल है, जहां वेटनरी डॉक्टर बैठता है, वहां अपने पशु को ले जाइए। और इसके लिए भारत सरकार ने, जैसा डॉक्टर अशोक अभी कह रहे थे, कि जो खुरपका मुंहपका रोग है, इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने पहली दफे एक बहुत बड़ी परियोजना प्रारंभ करी है, जिसके तहत देश के पशुपालकों को अपने पशुओं का टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट कराना है। तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने पशु को, जो भी आपके पशु हैं, उनको ले जाइए और नजदीक के पशु चिकित्सालय में, अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि ये जो टीका खुरपका मुंहपका जो रोग है, ये बरसात के दिनों में होता है और इस रोग से काफी नुकसान होता है। इसमें जैसे अगर आपका दूध ज्यादा, अगर दूध कम हो जाएगा, पशु बीमार हो जाएगा, पशु को बुखार हो जाएगा, है ना, तो ये सब चीजें जो होती हैं। इसके अलावा वो खाने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि मुंह में और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लार निकलती है। तो इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने नजदीक से पशु चिकित्सालय में, एक गुरुमंत्र मैं आपको देता हूं कि जब भी आपका पशु बीमार हो, आप इधर उधर मत भटकिए। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी पशुपालकों को बताना चाहता हूं कि आप अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय जाइए और आपकी सारे पशुओं की समस्याओं का निदान, चाहे वहां वैक्सीन कब लगनी है, वहां पेट के कीड़ों की दवा कब दी जानी है, चारा कैसा दिया जाना है, आवास अगर बनाना शुरू कर रहे हैं, या आप कोई डेयरी पालन का या बकरी पालन का कोई व्यवसाय, मुर्गी पालन का कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वो आप अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाने की आदत को आपको डालना होगा। और वहां आपका कोई पैसा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पशुपालकों के हित के लिए इतनी परियोजनाएं प्रारंभ करी हैं कि वो सबकी जानकारी आपको इन्हीं केंद्रों पर मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल जो आपका नियरेस्ट, जो हम कहें कि जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है, वहां तक जाएं और समय समय पर जो भी पशुपालन से संबंधित चाहे योजनाएं हों या फिर और अन्य जानकारियां हैं, ये यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आप पीछे क्यों रहे, हमारी सलाह का ज़रूर पालन करें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं।
किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बरसात में पशुओं के रोगों की रोकथाम के बारे में और साथ ही उनका उचित रख रखाव इस मौसम में कैसे करें। एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, कैलाश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सर, जी मैडम। हाँ बताइए, सवाल क्या है? मैडम हमारे भैंस के पैरों से चला नहीं जा रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं। कौन से पशु के बारे में बता रहे हैं आप, एक बार फिर से बताइए। भैंस भैंस भैंस, ठीक है। भैंस है बता, भेड़ के बारे में भैंस बता रहे हैं, चलने में तकलीफ हो रही है भैंस को, पैर में कुछ समस्या है। आपने भेड़ बताया, भैंस बताया? भैंस 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 के बारे में। अच्छा, तो आप उनके खुरों को एक बार चेक करवाइए। जो खुर ऐसे जो रहता है उसके बीच में आप एक बार थोड़ा देखिए कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि थोड़ा बरसात के उसमें जो है मैगट्स बोलते हैं सर उसको। वो तो सही है, मतलब अगले खुर तो चेक करवा दिए डॉक्टर को। अच्छा, खुर ठीक है। तो मतलब चलने में कहाँ से समस्या हो रही है? खुर से हो रही है? घुटनों से, मतलब कि वो आधी बार तो उठने में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो घुटनों पे कोई सूजन वगैरह है? नहीं है, बिल्कुल भी सूजन नहीं है, बस धीरे धीरे चलती है। कितनी उम्र है उसकी, भैंस की आपके? भैंस की उम्र गदरी। कितनी बार ब्याह चुकी है भैंस आपकी? सर 5 बार। अच्छा, तो इस तरीके से ऐसे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप कोई भी लक्षण बता रहे हैं कि कोई लक्षण इस तरीके का नहीं आ रहा है। तो एक बार आप वहाँ पे, जैसे अभी पाठक सर भी कह रहे थे कि जो है एक बार लोकल जो आपका पास का जो पशु चिकित्सक हो उसे एक बार दिखा लें। कोई ना कोई लक्षण ऐसा जरूर होगा जो आप हमें नहीं बता पा रहे हैं। बिना लक्षण बताए किसी भी बीमारी का जानना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अभी आपकी बातों से कोई ऐसा लक्षण मुझे प्रतीत नहीं हो रहा जिस पे हम कोई डायग्नोसिस उस पर दे सकें कि उसको क्या बीमारी हो सकती है। और बीमारी जब तक पता ना चले, जब तक इलाज बताना भी मतलब वो ठीक नहीं रहता है। ठीक नहीं रहता। जी 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 बिल्कुल। तो आप क्या सलाह देंगे, ये पशु चिकित्सक के पास ले जाए अपने पशु को, तो ही वही बेहतर रहेगा? जी जी जी। पाठक साहब से बात कर लेते हैं। पाठक साहब, और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसा कि हम रख रखाव की बात कर रहे हैं और आहार से संबंधित भी बहुत सारी बातें आपने बताई हमें, लेकिन पोषण के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस मौसम में कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? पोषण भी बना रहे लगातार पशुओं में, इसको लेकर किस तरह के कदम उठाएं पशुपालक? देखो, एक तो मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा हरा चारा जो है नहीं देना है। अगर आपको 1/3 पोर्शन जो है हरे का देना है, 2/3 जो है सूखा देना है। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात जो मैं फिर वही कहूंगा कि बरसात के दिनों में, जैसे डॉक्टर अशोक ने अभी बताया, पानी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात में पानी जो ज्यादातर जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई अपने जानवर को, पशु को पोखरों में, तालाबों में पानी पिलाने ले जाते हैं। वहां गंदा पानी इकट्ठा होता है, बहुत सारे परजीवियों को फैलाने वाले बहुत सारे घोंगे वगैरह वहां पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसी घास पर जहां हमको दूर से तो ये नजर आएगा कि घास बड़ी साफ है, किसान भाई सोचेंगे साफ है, लेकिन तो गंदगी वाली जगह पर चराने नहीं ले जाएं, पानी साफ दें और पशु को बांधकर पानी पिलाएं। पशु को तालाब में इन दिनों बरसात के दिनों में पानी पिलाने से बचें। शुद्ध पानी पिलाएं, साफ पानी पिलाएं उसको, और बांध के पानी पिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, साथ ही साथ जैसा आवास पर मैंने कहा था, अगर हम आहार में मिनरल मिक्सचर जरूर देना बंद न करें बरसात के दिनों में, क्योंकि पशु की जिस तरह से आजकल हम अपनी बात करते हैं, हम इंसान लोग अपनी इम्यूनिटी की बात करते हैं, ऐसे ही अभी पशुओं की इम्यूनिटी भी बरसात के दिनों में कम हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए खासकर जो ज्ञावन पशु हैं और खासकर जो दूध देने वाले पशु हैं, उन्हीं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की क्षमता बढ़ाए रखने के लिए, वो बीमार ना हो, आपको मिनरल मिक्सचर जरूर देना है।
मिनरल मिक्सचर की तो मैं हमेशा इस बात के पशुपालकों से निवेदन करता हूं कि आप आदत में डाल लीजिए, और वो भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर। अगर आप हिमाचल प्रदेश के पशुपालक हैं तो आपको अपने क्षेत्र का मिनरल मिक्सचर देना है। अगर आप हरियाणा के पशुपालक हैं, अगर आप आसाम के पशुपालक हैं, तो आपको उस क्षेत्र का, यानी पहले क्या होता था कि हम दुकान पे जाते थे और एक तरह का मिनरल मिक्सचर हमको मिल जाता था। अब हमने अनुसंधान करके, वैज्ञानिकों ने, पशु वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके ये पता कराया है कि हर क्षेत्र के हिसाब से एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी उस क्षेत्र के लिए बना हुआ स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, तो वो जरूर देना है आपको, ताकि पशु में कीड़े नहीं होंगे। जो पशुओं में कीड़ों की समस्या होती है, कभी कभी मिनरल मिक्सचर नहीं देने से भी हो जाती है। और साथ ही साथ पशु कभी ज्ञावन नहीं होता है, बहुत सारे पशुओं में ये समस्या होती है कि पशु ज्ञावन नहीं हो रहा है, तो आप उसको मिनरल मिक्सचर जरूर देते रहे, हरा चारा दें, साथ ही साथ कंसंट्रेट जरूर दें। जो दूध देने वाले पशु हैं उनको कंसंट्रेट की मात्रा उनके दूध के हिसाब से देनी चाहिए। जो ज्ञावन पशु हैं, ज्ञावन पशुओं को भी कंसंट्रेट देना है उनके हिसाब से, यानी बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन का की हम जो बात करते हैं। और साथ ही साथ अपने पशुओं का जरूर चेकअप, अगर गाय या भैंस या बकरी या भेड़ आपकी ज्ञावन है तो आपको अपने पास के पशु चिकित्सालय के जाकर पशु का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, पशु का टेस्ट सही समय पर जरूर कराएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर गाभिन है तो ऐसे में तो टेस्ट कराना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, पुष्पेंद्र जी हैं, आइए बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से इन्होंने में कॉल किया है। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल। मैं पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी आगे आपसे बातचीत करें उससे पहले आपसे ये अनुरोध है कि कृपया टेलीविजन की आवाज़ आप कम कर दें, अपना सवाल पूरा करें। जवाब सुनने के लिए वापस से आप आवाज़ कर सकते हैं। जी मैम, वो पशु जी मैम, जी धन्यवाद, अपना सवाल पूरा कीजिए। वो मैम पशु को वो मुंह पका हुआ, उसको छाले हो गया, सर ने बताया ना वैसे। जी मैम, उसकी रोकथाम के उपाय चाहिए थे। जी, इनके पशु को मुंह पका हो गया। जी एक बार देखिए आप कि कहीं मुंह पका या खुर पका, मुंह पका दोनों है। एक बार आप उसको जो है तुरंत पशु चिकित्सक से वो करें। सबसे पहले तो आप पुष्पेंद्र जी उस पशु को बाकी पशुओं से अलग बांध दें, और ये ध्यान रखें कि जो है उसको कुछ आप वैसे जैसे ग्लिसरीन वगैरह इस तरह का कुछ लगा सकते हैं अगर छाले हैं, और छाले कई कारणों से हो सकते हैं, मगर यदि उसके खुरों में भी प्रभाव आ रहा है तो आप तुरंत जो है पशु चिकित्सक को दिखाएं, ताकि बीमारी किसी दूसरे पशुओं में या आपके गांव में ना फैले। अगर आपने टीका कराया हुआ है और आप मान के चल रहे हैं कि खुरपका मुँहपका नहीं है और खाली मुँह में ही छाले हैं, तो उसके भी कई सारे कारण रहते हैं जो है, जैसे कुछ आजकल बहुत सारे जो हैं बरसात में जो लीवर को जो प्रभावित करते हैं, इस तरीके के पैरासाइट जो हैं ब्लड में, परजीवी जो है रक्त में वो आ जाते हैं। जो घोंघा वगैरह होता है उससे लीवर फ्लूक आ जाती है जो लीवर को अफेक्ट करती है, तो उस तरीके के उससे भी कई बार जो है इस तरीके की परेशानी आ जाती है। तो आप पहले ये सबसे पहले ये चेक कर, पहले उसे अलग बांध दें पशु को, उसे सबसे बाद में उसको अटेंड करें। अगर आप कई सब सारे पशु आपने रखे हैं तो पहले जो आपके स्वस्थ पशु हैं उन सब का चारा पानी सब करके तभी उस पशु के पास जाएं, और फिर उस पशु से वापस स्वस्थ पशुओं के पास ना आए। तो ऐसी कुछ सावधानी रखें और थोड़ा पशु चिकित्सक से परामर्श करके आप बाकी पशुओं को बचा सकते हैं, और इस पशु की रिकवरी में भी आपको इसमें सहायता मिल सकती है। जी बिल्कुल। पाठक साहब, आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि मिनरल मिक्सचर देते रहना चाहिए इस मौसम में, तो क्या जो आमतौर पर जो बाकी के मौसमों में देते हैं उसी तरह का मिनरल मिक्सचर होना चाहिए या फिर उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए पशुपालकों को? नहीं, मिनरल मिक्सचर मौसम के हिसाब से नहीं बदलते हैं। मिनरल एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर उस क्षेत्र के हिसाब से बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं अंजू जी, वो हर क्षेत्र में नहीं होते हैं। किसी क्षेत्र में किसी मिनरल की कमी हो जाती है, किसी क्षेत्र में किसी मिनरल की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए और पशु को स्वस्थ रखने के लिए, और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी समस्या पशुओं में ये होती है कि पशु जो है उनके हीट में नहीं आते जी। तो वहां भी जो है हमने देखा है, हमने अनुसंधान करके देखा है कि पशुओं को अगर मिनरल मिक्सचर दिया जाए, और विशेष रूप से दुधारू और ऐसे पशुओं को भी, और बरसात के दिनों में, तो उससे क्या होता है कि जो आपका दूध यानी
मैंने तो ये तक देखा है कि दूध वाले पशु को अगर मिनरल मिक्सचर दिया जाता है तो 10% दूध उत्पादन बढ़ जाता है। तो आपको जितने भी पशुपालक भाई हैं उनको बाजार में जाके एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर उनको जरूर देना चाहिए। और एक चीज और अंजू जी यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा निर्णय पशुपालकों के, क्योंकि हम पशुओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी और दे दूं यहीं पर साथ ही साथ कि बहुत बड़ी एक परियोजना प्रारंभ करी गई है जिसको बोलते हैं वेटनरी एम्बुलेंस। तो वेटनरी एम्बुलेंस जो है प्रारंभ करी गई है ताकि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनकी मदद करें। जी, तो ये परियोजना, इसका भी लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को उठाना चाहिए। इससे पशु आपके स्वस्थ रहेंगे। आपके जो डोर स्टेप की बात अभी एक पशुपालक कर रहे थे, तो वो डोर स्टेप के लिए ही वो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जा रही है। और 54,000 करोड़ रुपए की ये बहुत बड़ी, ये मेरे विचार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली दफे पशुओं के स्वास्थ्य की तरफ ये जो भारत सरकार ने ये परियोजना प्रारंभ करी। जी जी, बहुत अच्छी परियोजना के बारे में आपने जानकारी दी, और जो हमारे पशुपालक थे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता था तो वो भी इसके बारे में आज जान लें और ज़रूर इसका लाभ उठाएं। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी। केवल कृष्ण जी, बताइए क्या सवाल है? पठानकोट पंजाब से आप कॉल कर रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है मैडम कि हमारी एक गाय है, उसे थनैला रोग है। उसे थनैला रोग है और उसके ना उसमें दूध जमा हुआ दूध आता है एक थन से। जी डॉक्टर अशोक क्या बताना चाहेंगे? जी केवल कृष्ण जी, कितने दिन से है उसको थनैला गाय को, और कितने थन उसके प्रभावित हैं? सर ये तकरीबन अभी 4-5 महीने थे। तो 4-5 महीने में तो उसको काफ़ी नुकसान हो चुका होगा गाय को। थोड़ा सा थनैला रोग में सभी किसान भाई, मैं आपसे वार्ता करते हुए सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, एक ही थन प्रभावित है सर उसका। हाँ जी, तो उस थन से दूध आता है अभी भी या दूध आना बंद हो गया है? रेगुलर आता है सर दूध, उसको अलग चोते हैं, मतलब उसको बाद में धोते हैं हम सबसे बाद में, और उसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूध निकलता है। जी, तो एक तो आप ये ध्यान रखें उसका थन का काफ़ी नुकसान हो, इतने दिन में काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो अगर आप देखोगे बाकी थन से ना वो थोड़ा कड़ा हो जाता है, वो फाइब्रोसिस उसको बोलते हैं, और एक बार फाइब्रोसिस होने लगती है तो वो थोड़ा नुकसान रहता है। मगर अभी भी उसमें आप एक काम करके देखिए, जो है एक पशु चिकित्सक से परामर्श करके, और एक दवाई तो वो जब आप दूध धो चुके होते हैं तो उसके बाद जो है वो थनों में डालने के लिए आपको दवाई देगा डॉक्टर। वो सुबह शाम जब आप दूध धो लें उसके बाद थनों में डाल दें। मगर ये ध्यान रखें कि अगर, क्योंकि वो दूध में एंटीबायोटिक भी होती है, कि जिस थन में आपने वो डाला है दवाई, उस थन से निकले हुए दूध का प्रयोग ना करें। मतलब उसे जो है हम खुद ना पिएं और बच्चों को भी ना दें, क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो रहेगी वो कई बार वो थोड़ी बहुत उसमें दूध में आ जाएगी, तो उससे वो ठीक नहीं रहती है हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए भी। और दूसरे एक लाल दवाई करके आती है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। आप जब भी जो है दूध धोते हैं उससे जो है पूरे थनों को, चारों थनों को और पूरे अडर को अच्छे से जो है उससे ज़रूर साफ करें। वो लाल रंग की होती है इसलिए उसको लाल दवाई बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है उसका नाम। वो थोड़े से कण पानी में डालेंगे तो एकदम जो है वो उसका आता है, और उससे जो है उससे सफाई करें। और उसके बाद जो है साफ उससे जो है तौलिए से या कोई भी साफ कपड़े से, जब आप दूध धो चुके होते हैं और सब सफाई करके उसे जो है सारे थनों को उनसे अच्छे से साफ कर दें। इसके साथ डॉक्टर एक बार स्थिति देख के ये भी देख लेगा कि एक तो दवाई आपके थन में अंदर डाली है उसके पशु के, दूसरे अगर कई बार पशु उसको लगता है तो वो जो है उसे इंजेक्शन भी दे सकता है। जी 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 जी, चलिए इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है। अगर आपने अभी कॉल नहीं किया है तो ज़रूर हमें कॉल करें। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेंगे। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले,
फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि बरसात में पशुओं का रखरखाव कैसे करें, बीमारियों को कैसे पहचानें और कैसे उनका इलाज करें। हमारे विशेषज्ञ आपको इसके बारे में विस्तार से लगातार जानकारी दे रहे हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे विशेषज्ञों से सीधा बात करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। डॉक्टर पाठक, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मैं चाहूँगी अंत में और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि किसानों को जानना चाहिए जिन्हें अभी तक हम नहीं छू पाए। और है जो पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में क्योंकि कीड़े और मक्खी मच्छर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनसे रखरखाव, इनसे कैसे बचाव करें इसकी भी जानकारी पशुपालकों को होनी चाहिए। देखिए मच्छर और मक्खी ये दोनों 2 तरह से नुकसान करते हैं। एक तो क्या है कि वहां पर जो है जिस समय दूध, खासकर जब पशु से हम दूध निकालते हैं या पशु चारा चर रहा होता है उस समय वहां पर ये उसको पशु को इरिटेट करते हैं। साथ ही साथ ये पशु का खून भी चूसते हैं। बहुत सारी मक्खियां हैं जो कि पशु का खून चूसकर और बहुत सारे परजीवी रोग जो है उनके अंदर डालती हैं, जिसमें एक रोग होता है सर्रा रोग, जिसमें भैंसों में भी होता है, ऊंटों में भी हो जाता है। तो इनसे आपको बचाव रखना है क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें ज्यादा मच्छर और ज्यादा मक्खी होंगे। तो एक तो ये है कि सुबह शाम जहां आपको पशु का बाड़ा है वहां पर धुआं करें ताकि वहां पर ये इनका ब्रीडिंग नहीं हो, इनका प्रजनन नहीं हो। साथ ही साथ वहां पर जो बाड़े हैं, वही बात आती है ये बरसात के दिनों में, तो बाड़ों के चारों तरफ बाहर सफाई जरूर रखें जी। पानी इकट्ठा नहीं होने दें, गोबर इकट्ठा नहीं होने दें। जो कूड़ा है या जो चारा है वो सड़ गया, अगर कभी कभी चारा डालने के बाद पशु खाता नहीं है उसको पड़ा रहने देते हैं तो सड़ जाता है, उसमें फफूंद लग जाती है जी। तो ऐसा फफूंदी वाला चारा न खाए। तो अगर इनसे बचाव रखेंगे तो आपका पशु बरसात के दिनों में सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो समझ आई मुझे बात आपकी कि भाई पशु जहाँ पर हैं वहाँ पर गंदगी ना हो, साफ सफाई हो, ये सबसे पहले मुख्य बात है जिसका ध्यान रखें हमारे पशुपालक। और जो पशुओं में बीमारियां होती हैं उनका इलाज सही समय पर कराएं। और अंत में चलते चलते आपने बताया कि मच्छर मक्खियों से परेशान बहुत हो जाते हैं पशु, जिस पर तो हम ध्यान ही देते अक्सर, तो इसका भी इंतज़ाम ज़रूर करें, धुआं करें जिससे मच्छर मक्खी उनके आवास के आसपास इकट्ठे ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक हमसे बात करने के लिए और हमारे पशुपालकों के सवालों के जवाब देने के लिए, इतनी विस्तार से चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में डॉक्टर अशोक आप क्या बताना चाहेंगे बीमारियों के बारे में? जी देखिए, हाँ हम लोग स्वच्छता पे तो काफ़ी बात कर चुके हैं। स्वच्छता तो होनी चाहिए, उसके साथ हमें पानी साफ देना चाहिए पशुओं को, क्योंकि ऐसे में कई बार जो है पानी जल भराव हो जाता है, कई बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पानी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, दूषित पानी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्ध पानी दें। जो भी बीमारियाँ बताई गई हैं उनके टीके ज़रूर लगवाएं
और बैलेंस्ड राशन उनका खाने का जो है, जैसे पाठक साहब ने भी मिनरल मिक्सचर्स वगैरह के बारे में बताया, ये सब अगर उनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे सही समय पे सही मात्रा में, तो पशुओं से हमारे जो हैं पशुपालक हैं वो काफ़ी लाभ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक आपका भी, आपने भी समय निकाला स्टूडियो में आए, दर्शकों के कॉल्स लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कल का हमारा विषय क्या होगा, जिससे जुड़े स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ रहेंगे और आपके हम सवाल लेंगे। तो आइए बताते हैं आपको हमारा कल का विषय। बरसातकालीन ग्वार व लोबिया की खेती, ये कल का हमारा विषय है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि खरीफ फसलों में कृषि कार्य कौन कौन से इस वक्त किए जाने चाहिए। कल मुलाकात होगी आपसे इसी वक्त, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। अपने सवाल सुझाव अगर कुछ जानना चाहते हैं, किसी विषय को आप चाहते हैं कार्यक्रम में हम शामिल करें, तो आप इन तरीकों से हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने का तरीका आप जान लें, फेसबुक पर जाएँ, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, फॉलो करें। फेसबुक के माध्यम से अपने सवाल भी हम तक पहुँचा सकते हैं। और अब जान लेते हैं हमारा डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, ये है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी डीडी किसान के चैनल पर देख सकते हैं। इस QR कोड को आप अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और सीधे आप YouTube पर पहुंच जाएंगे, जहां हेलो किसान के पुराने एपिसोड भी आप देख सकते हैं। अगर आपने इस कार्यक्रम को देर से देखना शुरू किया तो शुरुआत से देखने के लिए भी आप YouTube पर इसे दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।